नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 अप्रैल सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी, 2 में एडवाइजरी जारी। पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा, 2 दिन बारिश के आसार। हरियाणा के किसानों की सरकार ने कर दी मौज, इस योजना के लिए खोल दिया है पोर्टल। आमजन को महंगाई का जोरदार झटका, रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा। सोनीपत जिले में इन किसानों को प्लाट देगी हरियाणा सरकार, 2 शर्तों को करना होगा पूरा। हरियाणा में नए बीज कानून का विरोध, अंबाला और कुरुक्षेत्र में दुकानें बंद, टोहाना में सड़कों पर उतरे व्यापारी। हरियाणा के स्कूलों में लागू हुआ त्रिभाषीय फार्मूला, 9वीं और 10वीं कक्षा में अब होंगे 7 विषय। हरियाणा के संस्कृति मॉडल स्कूलों में दाखिले के लिए जुटे अभिभावक, इस तारीख तक होंगे अप्लाई। हरियाणा में इन 7 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर, आधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। हरियाणा CET को लेकर कुमारी शैलजा ने सरकार पर बोला हमला, कहा युवाओं को मिल रहा है बस आश्वासन। केंद्र सरकार के फैसले से जनता को राहत, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज 2 रुपये बढ़ी, तेल कंपनियां उठाएंगी बोझ। और हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी, भारत सहित 14 देशों का वीजा रोका, नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री बैन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज करनाल और यमुनानगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में एडवाइजरी जारी की गई है। 9 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 10 और 11 अप्रैल को ज्यादातर इलाकों में बादलवाई और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में इस साल सोमवार को पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। रोहतक सबसे गर्म जिला रहा, यहाँ का तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। विशेषकर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 9 अप्रैल की रात से मौसम में बदलाव हो सकता है। इससे राज्य में 10 और 11 अप्रैल को ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई और कहीं कहीं हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। इससे 12 व 13 अप्रैल को दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। सेंट्रल एक्साइज दिल्ली के द्वारा टैक्स असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां खेल कोटे से की जाएंगी। सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएशन पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। हरियाणा के सभी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब की बार प्रदेश के राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों और राजकीय मॉडर्न संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने बच्चों का इन विद्यालयों में एडमिशन करने को लेकर अभिभावकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग कक्षाओं में सीटें पूरी होने पर ही नए विद्यार्थियों का दाखिला होगा। 10वीं के बाद अन्य विद्यालयों से 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को तभी मौका दिया जाएगा जब स्कूल द्वारा पुराने विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने के बाद विद्यालय में अगर सीटें बचती हैं। 21 अप्रैल तक नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 16 अप्रैल को लकी ड्रा करवाया जाएगा। इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि इन स्कूलों में पहली से तीसरी कक्षा तक के छात्रों को 200 रुपए प्रति माह, चौथी से 5वीं कक्षा तक 250 रुपए प्रति माह, छठी से 8वीं कक्षा तक 300 रुपए प्रति माह, 9वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 400 रुपए प्रति माह और 11वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह फीस देनी होगी। हरियाणा के लाखों युवा CET परीक्षा के इंतजार में हैं। सरकार और आयोग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि परीक्षा के लिए तैयारी चल रही है, मगर अभी तक परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। न ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। इसी बीच सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में लाखों युवा CET परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं, पर सरकार अब तक न तो एजेंसी तय कर पाई है और न ही परीक्षा की तारीख घोषित हुई है। दूसरी ओर जो युवा पहले ही CET पास कर चुके हैं उन्हें 9,000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा तो की गई है, मगर बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और न ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, न पहले से योग्य युवाओं को कोई लाभ मिल रहा है। सरकार युवाओं के साथ दोहरा अन्याय कर रही है। सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवाय युवाओं को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लाखों युवा आज भी CET परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत जिले में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित हुई है। 2 शर्तों को पूरा करने वाले किसान इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। पहली शर्त यह है कि किसानों की कुल भूमि का 75% या फिर उससे अधिक हिस्सा अधिग्रहित किया गया है। दूसरी शर्त के तहत कम से कम 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित होना जरूरी है। यदि कोई भी किसान इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। नगर निगम ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाएं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर लागू की जाती रही हैं। पात्र किसान भी इसका लाभ उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए एक और नई योजना पेश की गई है। सरकार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाने का काम करेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के इच्छुक किसान 21 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की क्षमता का चयन करके कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वे के हिसाब से वह गांव जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना जरूरी हो चुकी है, वहां के किसान इस योजना के पात्र नहीं है। इसके अलावा धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे जा चुका है, वह भी इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे आमजन को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो 803 रुपए है, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद नई कीमत 853 रुपए पहुंच गई है। नई कीमत 8 अप्रैल यानी आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहक दोनों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए पहुंच जाएगी। हरियाणा में 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने मान्यता प्राप्त सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं व 10वीं में त्रिभाषाई फार्मूला लागू कर दिया है। ऐसे में अब छात्रों को संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में एक विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। वे तीनों में से किसी एक भी विषय अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों को 6 अनिवार्य और एक वैकल्पिक विषय सहित कुल मिलाकर 7 विषय पढ़ने होंगे। वहीं अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी एक अतिरिक्त अनिवार्य विषय की पढ़ाई करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस त्रिभाषाई सूत्र के लागू होने से परीक्षा उत्तीर्णता मानदंड में होने वाले आवश्यक बदलाव के बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। हरियाणा में पारित नए बीज खाद कानून के विरोध में सोमवार को अंबाला के बीज विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना विरोध जताया। अंबाला में बीज विक्रेताओं की तकरीबन 1600 दुकानें हैं। कानून बनने के बाद सोमवार से सभी दुकानें बंद रही। यहां तक कि कंपनियों की ओर से भी सभी ऑर्डर होल्ड कर दिए गए। अंबाला सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने कहा कि नए कानून में पुलिस की संलिप्तता से दुकानदारों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कृषि विभाग के अधिकारी बीजों की गुणवत्ता की जाँच करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कमी निकलती भी थी तो मामला कोर्ट के अधीन चला जाता था, जिसमें दुकानदारों को राहत मिलती थी। उन्होंने कहा कि निर्माता कंपनी से बीज खरीदता है और उसे बेचता है, दुकानदार कंपनी से ही बीज खरीदता है। अगर कोई कमी मिलती है तो उसमें कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि अब कानून में दुकानदारों को भी शामिल कर दिया गया है। कानून में अब पुलिस भी जांच कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर दुकानदार को जमानत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जुर्माना भी कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। फिलहाल राज्य स्तरीय एसोसिएशन के आह्वान पर 1 सप्ताह तक दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदल रही है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर भवनों का नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है, साथ ही सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसी कड़ी में बीकानेर मंडल के 15 स्टेशनों के पुनर्विकास के बाद अब हरियाणा के 7 बड़े स्टेशनों की कायाकल्प होने वाली है। अमृत भारत योजना के तहत जिन स्टेशनों की तस्वीर बदलने जा रही है उनमें हांसी, मंडी आदमपुर, कालावाली, लोहारू, रायसिंह नगर, भट्टू और अनूपगढ़ शामिल है। इन स्टेशनों के लिए टेंडर राशि को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इस परियोजना के तहत स्टेशन
भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को सजाने के लिए भी आधुनिक वास्तुकला, हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सभी प्रमुख स्टेशनों को स्मार्ट बनाना है, ताकि यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं के मामले में उच्चतम स्तर की सेवा मिल सके। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने पर रेलवे स्टेशन यात्रियों को एक सुखद यात्रा का अनुभव करवाएंगे। वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राजस्थान हिस्से में कोटा में सुरंग निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके बाद गुरुग्राम से इस एक्सप्रेसवे के जरिए बड़ोदरा तक का सफर मात्र 10 से 12 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि वर्तमान में इस दूरी को तय करने में लगभग 20 घंटे से अधिक समय लगता है। कोटा में सुरंग निर्माण कार्य के दौरान बहुत सावधानी बरती गई है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा में ही है। सुरंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि जंगली जानवरों को भी पता नहीं चलेगा कि नीचे से वाहन गुजर रहे हैं। काफी संख्या में वन्य जीवों के होने की वजह से यहाँ लगभग 5 किलोमीटर तक की लंबी सुरंग बनाई जा रही है। 8 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 95,000 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च हो रही है। 1380 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के सोहना के पास गांव अलीपुर से शुरू होता है। गुरुग्राम से दौसा तक के सेक्शन को आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए खोला जा चुका है। दौसा से सुरंग से पहले कोटा और सुरंग से आगे वडोदरा तक का सेक्शन पूरा हो चुका है। सुरंग का निर्माण पूरा हो जाने पर न केवल गुरुग्राम से वडोदरा पहुंचना अब आसान हो जाएगा, बल्कि कई शहरों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हालांकि आधे घंटे बाद ये साफ कर दिया गया कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 17 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर ड्यूटी लगेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटते रहे तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। हुंडई मोटर इंडिया ने माइक्रो एसयूवी एक्स्टर के बेस वेरिएंट EX का सीएनजी वर्जन ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि कार 1 किलो सीएनजी में 27.1 किलोमीटर चलती है। इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच से है। एक्स्टर अब हुंडई की सबसे सस्ती सीएनजी एसयूवी बन गई है। ड्यूअल सीएनजी सिलेंडर के साथ एक्स वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 7,50,000 रुपए रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 9,48,000 रुपए तक है। वहीं पेट्रोल में माइक्रो एसयूवी की कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10,50,000 रुपए के बीच है। ड्यूअल सीएनजी सिलेंडर सेटअप में कार के बूट में 30-30 लीटर के 2 सीएनजी सिलेंडर दिए गए हैं। इस सेटअप को टाटा ने पहली बार अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज में पेश किया था। अब कंपनी की सभी सीएनजी कारों में यही सेटअप मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कार में ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, जबकि सिंगल सिलेंडर में बूट स्पेस न के बराबर मिलता था। कंपनी एक्स्ट्रा ड्यूअल सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दे रही है। भारत में इस कार का मुकाबला टाटा पंच के अलावा सीट्रोन C3, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और इग्निस से होगा। खेल मैदान में उपलब्धियों की बात करें तो हरियाणा का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। यहाँ के खिलाड़ी अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इसके बावजूद सूबे का एक जिला ऐसा है जो खेल सुविधाओं के मामलों में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ छोटा या बड़ा या फिर कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। खेल सुविधाओं के मामले में पिछड़े नूंह जिले को लेकर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में खेलों के लिए बेहतर संसाधनों को विकसित किया जाएगा। इस संबंध में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट चयनित किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि शहर या फिर शहर के आसपास खेल स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ताकि आम लोग पैदल पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। उपायुक्त ने बताया कि शाहपुर नंगली गांव में 9 एकड़ में राजीव गांधी खेल परिसर है। कुछ खेल गतिविधियां वहां पर करवाई जाएंगी और शहर में नगर परिषद नूंह के सहयोग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल जिला स्तरीय खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में आज यानी मंगलवार 8 अप्रैल को भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक दिन पहले अमेरिकी, यूरोपीय और एशियन बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली थी। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 73,137 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 742 अंक की बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 22,161 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए घट गई है। शेयर बाजार में 2200 अंक से ज्यादा की गिरावट के बीच सोने और चांदी के
दामों में भी गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1929 रुपए गिरकर 89,085 रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,518 रुपए गिरकर 90,392 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 83,000 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 90,530 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।